तो मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली कैसी हो? मैं आज आपके लिए अब तक की सबसे बहुत ही खौफनाक और बहुत ही दिल को डरा देने वाली घटना बताने जा रहा हूं। तो यही कहूंगा कि अपने दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि जो घटना मैं आपको शेयर कर रहा हूं वह मुझे एक ऐसे ही शख्स ने शेयर की है जो बहुत ही मजबूत दिल का था। लेकिन जब उसकी आंखों के सामने इतना सब कुछ घटित हुआ तो उसकी पूरी होशियारी, पूरी उसकी हिम्मत न जाने कहां गायब हो गई थी। अब देखो, फॉरेस्ट गार्ड की जो नौकरी होती है वह इतनी आसान नहीं होती है। बहुत से लोग तो समझते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी आसान होती है और वह बढ़िया पैसे कमाते हैं, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर जो होते हैं, जो जंगल में रात को ड्यूटी देते हैं, उनको रात रात भर अकेले उस जंगल में घूमना पड़ता है। अब आप समझ सकते हैं कि सुनसान जंगल हो, रात का अंधेरा हो, तो वहां पर कमजोर दिल वाला तो चल ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसी ड्यूटी दे रहा है, इसका मतलब वह बहुत ही ज्यादा मजबूत दिल का है, तभी वह वहां पर टिकने की हिम्मत कर सकता है। तो जो स्टोरी हमारे पास आई है वह उड़ीसा के सिमलीपाल उद्यान की घटना है, और वहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ एक बहुत ही खौफनाक घटना होती है और उन्हें जंगल में आधी रात को कुछ ऐसा नजर आता है जिससे उन सभी के होश उड़ जाते हैं। उनमें से ही एक फॉरेस्ट गार्ड था जिसका नाम था गगन। उसने हमें यह पूरी घटना बताई है और उसने इस घटना में अपने एक साथी फॉरेस्ट गार्ड को खोया भी है जिसका नाम था गगन। तो उसने हमें बताया है कि उस थोड़े से समय के अंदर ही इतना सब कुछ घटित हो गया था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहां तक कि उन भयानक चीजों की रिसर्च करने वाले 2 रिसर्चर्स वहां पर मौजूद थे, लेकिन उनके भी जान मुश्किल में पड़ गई। दिल्ली से भी एक रिसर्चर्स आया तो वो इतना घबरा गया कि एक रात भी वहां नहीं रुका, बल्कि वह तो खुद अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। तो स्टोरी को सुनने की हिम्मत तभी करना जब आप मजबूत दिल वाले हो, और मैं जानता हूं कि मेरी फैमिली काफी मजबूत दिल की है, और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, और उम्मीद करता हूं कि वह भी इस स्टोरी को अंत तक सुनने की हिम्मत जरूर करेंगे। और जब आपको स्टोरी अच्छी लगे ना, तब आप आखिर में हमारी इस फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाना। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। कहने को तो रात थी, लेकिन आसमान में एक लालिमा छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में किसी ने लाल रंग बिखेर दिया है। 35 साल का फॉरेस्ट गार्ड त्रिलोक हाथ में टॉर्च लिए घने जंगलों में गश्त लगा रहा था। वह पिछले 1 साल से उड़ीसा के सिमलीपाल उद्यान में कार्यरत रह चुका था और अब वहीं के एक जंगल में फॉरेस्ट गार्ड था। हर रोज की तरह त्रिलोक उस दिन भी दिन के सारे काम निपटाकर अपनी नाइट की ड्यूटी के लिए जंगल में चला गया। वह कुछ दिनों से अपने काम को लेकर ज्यादा सतर्क था, क्योंकि सरकार के कानों में कुछ अवैध गतिविधियों का मामला आया था, जिस कारण फॉरेस्ट रेंज के सभी ऑफिसर और कर्मचारी सजग हो चुके थे। त्रिलोक भी उस रात सजगता के साथ अपनी गश्त दे रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, जैसे कोई कुछ घसीट रहा हो। वह उस आवाज के पीछे बढ़ा, तभी उसे किसी की परछाई दिखाई दी। जैसे ही त्रिलोक की टॉर्च उस परछाई पर पड़ी, वह परछाई तेजी से भागी। त्रिलोक ने उसका पीछा किया। त्रिलोक सामने की ओर ही देख रहा था और अचानक उसका पैर फिसला और वो एक ढलान से थोड़ा नीचे गिर गया। त्रिलोक के हाथ से उसकी टॉर्च भी गिर चुकी थी। वह जहां गिरा था वहां थोड़ी कीचड़ पड़ी हुई थी। वह कीचड़ में सना हुआ अपनी टॉर्च उठाता है। त्रिलोक तेज आवाज के साथ चिल्लाता है, कौन कौन है यहां? वो चारों तरफ टॉर्च मारता है। तब उसे कुछ दूरी पर सफेद सफेद कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है। त्रिलोक जल्दी से उस जगह पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसके सामने 1 नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में कंकाल पड़े हुए थे। त्रिलोक जहां टॉर्च मारता, उसे वहीं कंकाल नजर आते। वो एक बहुत बड़ी वादी थी। त्रिलोक ने चारों तरफ देखा तो वह चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ था। उन कंकालों को देखकर त्रिलोक के मन में डर पैदा हो गया। हालांकि वह बहादुर था, तभी इस ड्यूटी पर रखा गया था, लेकिन उन कंकालों को देखकर हर कोई भी सहम उठता। त्रिलोक को समझ नहीं आता कि यहां ये इतने सारे कंकाल क्या कर रहे हैं।
इसलिए वो वहां से वापस आने की सोचता है। लेकिन तभी उसकी नजर एक कंकाल पर पड़ती है जिसमें धीरे धीरे मांस आना शुरू होता है। यह देखकर त्रिलोक को अपनी आंखों पर जरा भी यकीन नहीं होता। वो अपनी आंखें मसल कर देखता है, ये उसका वहम नहीं, सच था। धीरे धीरे एक कंकाल पर पूरी तरह से मांस आ गया था, लेकिन मांस के ऊपर खाल नहीं थी। वह बहुत ही घिनौना लग रहा था। त्रिलोक घबरा चुका था। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वह जमीन पर गिर जाता है। त्रिलोक दोबारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन न जाने उसके शरीर के साथ क्या हुआ कि वह खड़ा ही नहीं हो पाया। और तब तक वही कंकाल जिसने ऊपर मांस चढ़ चुका था, वह त्रिलोक के करीब आता है और उसका पैर घसीटकर कंकालों के ढेर में ले जाता है। धीरे धीरे त्रिलोक का दम घुटने लगता है। वो अपने आसपास देखता है तो बहुत सारे कंकाल उसे घेरे खड़े थे। त्रिलोक इतना ज्यादा डर जाता है कि दहशत से ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी आंखें खुली रह जाती है और वह जमीन पर गिरते ही मर जाता है। वहीं दूसरी ओर जंगल के अन्य हिस्सों में भी फॉरेस्ट गार्ड अपनी गश्त लगा रहे थे। उन्हीं में से एक था गगन, जो त्रिलोक का अच्छा मित्र था। जिन लोगों की ड्यूटी रात की होती थी, वे लोग सुबह 6 या 7 बजे तक रेंज ऑफिस पहुंच जाया करते थे। उस दिन गगन समय से पहुंच गया। जब वह मेस पर वह नाश्ता करने गया तो देखा अभी तक त्रिलोक नहीं आया है। उसने अन्य गार्ड से पता किया, लेकिन किसी को भी त्रिलोक के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने सोचा कि त्रिलोक के कमरे पर जाकर पता करूंगा। जब गगन त्रिलोक के सरकारी कमरे पर पहुंचता है तो पता चलता है कि त्रिलोक तो सुबह जंगल से वापस आया ही नहीं। धीरे धीरे यह खबर आग की तरफ फैल जाती है और फॉरेस्ट रेंज ऑफिस में सभी अफसरों के कानों में खबर आती है कि त्रिलोक रात ड्यूटी से वापस नहीं आया। जंगली इलाके में ड्यूटी करना कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसे में एक गार्ड का गायब होना चिंता की बात थी। फॉरेस्टर भूपेंद्र तुरंत जंगल में त्रिलोक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनके साथ गगन भी मौजूद था। वे उस इलाके में जाते हैं जहां पर त्रिलोक की ड्यूटी लगा करती थी, लेकिन उन्हें त्रिलोक कहीं नहीं मिलता। गगन कहता है, इसके आगे जाना तो हम गार्ड्स के लिए भी मना था, ये आखिरी बाउंड्री है। भूपेंद्र कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिलोक नीचे वादियों में चला गया है। गगन कहता है, लेकिन वो वादियों में क्यों जाएगा? मेरा मतलब बिना किसी वजह के क्यों जाएगा? वहां जाने के लिए तो मनाही है। जिसे जहां के एरियाज दे रखे हैं वह वही ड्यूटी देता है, और आज से पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं। भूपेंद्र कहता है, फिर भी देखना तो पड़ेगा। ऐसा करो, तुम ऑफिस से कुछ हथियार मंगा लो। हम लोग तो खाली हाथ आए हैं। इस तरह से वादी में नीचे उतरना ठीक नहीं रहेगा। गगन वॉकी टॉकी के जरिए अपने साथियों से कांटेक्ट करता है और कुछ हथियार लेकर आने को कहता है। कुछ ही देर में 3-4 लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। भूपेंद्र और गगन उस वादी में जाने लगते हैं जहां पर त्रिलोक का पैर फिसला था। वे लोग त्रिलोक को आवाज लगा रहे थे, लेकिन त्रिलोक की सांसें तो रुक चुकी थीं। उसे न तो किसी की आवाज आ रही थी और न ही वह जवाब दे सकता था। उस वादी में जाते ही सभी को एक अजीब एहसास होता है। ऐसा लग रहा था वहां पर ऊपर के मुकाबले ठंड ज्यादा है और एक अजीब सी खुशबू फिजा में फैली हुई थी। गगन ने कहा, सर, यहां अजीब सी खुशबू आ रही है, लेकिन यहां आसपास कोई भी फूल दिखाई नहीं दे रहे, केवल सूखी झाड़ियां हैं। भूपेंद्र कहता है, हाँ सही कह रहे हो सकता है इन झाड़ियां में ही कोई ऐसी जड़ी बूटी हो जिसमें से ये सुगंध आ रही हो। गगन कहता है, हाँ हो सकता है। वे लोग थोड़ा आगे चलते हैं, तब उन्हें कंकालों का ढेर दिखाई देता है, जिसे देखकर भूपेंद्र और अन्य लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये इंसानी कंकाल हैं। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। गगन हैरानी से कहता है, सर ये क्या है? इतने सारे कंकाल, ये यहाँ कैसे और किसके हैं? भूपेंद्र की सिट्टी पिट्टी खुद गुम हो चुकी थी। उसके पास खुद जवाब नहीं था। वह गगन से क्या कहता? भूपेंद्र शांत खड़ा था और अपनी आंखों पर यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि सच में उसके सामने इतने सारे इंसानी कंकाल हैं।
भूपेंद्र कहता है, मैं खुद नहीं जानता। मैं यहाँ पिछले 3 साल से हूँ और आज तक इस इलाके में नहीं आया। आज पहली बार आया हूँ और यह सब क्या है मुझे भी नहीं पता। तभी गगन का एक साथी गार्ड कहता है, सर मुझे लगता है यहाँ रुकना ठीक नहीं है। न जाने क्यों यहाँ अजीब सा एहसास हो रहा है। चलिए यहाँ से चलते हैं। तभी उसका साथ देते हुए एक अन्य गार्ड कहता है, हाँ सर, राजन सही कह रहा है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मैंने सुना है इस वादी में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो लोगों का मांस खाते हैं। बाकी सच क्या है यह तो भगवान ही जाने, लेकिन यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तभी भूपेंद्र की नजर कंकालों के ढेर के बीच पड़ी एक वर्दी पर जाती है। यह वर्दी उन्हीं के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी। वह कोई और नहीं बल्कि त्रिलोक ही था। भूपेंद्र सबकी बातों को काटता हुआ कहता है, वो देखो, वो वहां कौन है? वो तो हमारी वर्दी ही लग रही है। इतना कहकर भूपेंद्र हिम्मत करके उन कंकालों के ढेर में चला जाता है। उसके पीछे पीछे गगन भी जाता है और जैसे ही वे दोनों कंकालों के ढेर को हटाते हैं तो उनके सामने त्रिलोक की लाश पड़ी थी। गगन त्रिलोक का हाल देखकर घबरा गया था। त्रिलोक का शरीर पूरी तरह से अकड़ा हुआ था। हाथ हवा में थे, आंखें खुली हुई और कठपुतली ऊपर की ओर थी। मुंह खुला हुआ था। शरीर बर्फ की बिल्कुल ठंडा हो गया था। त्रिलोक का ये हाल देखकर गगन की जैसे सांसें थम जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो एक एक कदम पीछे हटने लगता है। वह चिल्ला उठता है, नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये क्या हो गया? गगन की चीख सुनकर जैसे ही अन्य गार्ड कंकालों के ढेर में पहुंचते हैं तो उनकी भी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वे लोग गगन को संभालते हैं। फॉरेस्टर तुरंत रेंज ऑफिसर को इत्तला करता है और रेंज ऑफिसर फॉरेंसिक टीम और कुछ पुलिस वालों के साथ कुछ ही देर में उस कंकालों की वादी में पहुंच जाता है। वहां इतने सारे कंकाल देखकर सभी का माथा खराब हो गया था। किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि वह जिस जंगल की देखभाल कर रहे हैं वहां कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। डॉक्टर अतुल वर्मा जी एक फोरेंसिक डॉक्टर थे। उन्हें तो कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रहे हैं। तब भूपेंद्र ने उनका ध्यान भटकाया। सर सर, अतुल जी ने घबराकर भूपेंद्र की ओर देखा और कहा, हाँ हाँ। भूपेंद्र ने कहा, क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? अतुल जी आंखों को मसलते हुए कहते हैं, कहीं नहीं, बस मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहां इतने सारे कंकाल किसने फेंके। रेंज ऑफिसर के साथ पास के ही पुलिस थाने के एसपी अर्जुन मिश्रा आए हुए थे। पहली नजर में देखकर वह कहते हैं, हो सकता है ये पास के ही किसी गांव के लोगों के कंकाल हो सकता है कि यह एक तरह का अंतिम संस्कार होता हो। भूपेंद्र हैरानी से पूछता है, अंतिम संस्कार? कैसा अंतिम संस्कार? अर्जुन कहता है, मतलब वे लोग लाश को ना जलाते हो ना दफनाते हो, बस इसी तरह किसी वादी में फेंक देते हो, जैसे फारस की खाड़ी में अधिकतर लोग लाश को कुएं के बड़े बड़े मोखलों में रख देते हैं और गिद्ध आकर उन्हें खा लेते हैं। अर्जुन की इस बात पर अतुल जी और भूपेंद्र हाँ में गर्दन हिलाते हैं। देर न करते हुए अतुल जी अपने साथियों की मदद से कंकालों के बीच जाकर त्रिलोक की लाश को उठा लेते हैं और आसपास के क्षेत्र की जांच करने लगते हैं। उन्हें जो भी संदिग्ध चीजें लग रही थीं, वह उसको बहुत ही संभाल कर रख रहे थे। पुलिस वाले त्रिलोक के शव को अपने साथ ले जा चुके थे, लेकिन अतुल जी भूपेंद्र के साथ अभी भी वहां पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ढूंढ रहे थे। जब काम पूरा हो गया और वे लोग जाने लगे, तब जाते जाते अतुल जी एक बार रुके और उन्होंने भूपेंद्र से कहा, भूपेंद्र, क्या हम इनमें से एक कंकाल अपने साथ ले जा सकते हैं? भूपेंद्र ने कहा, क्यों नहीं, त्रिलोक की मौत कारण कुछ भी हो सकता है। आपको जो भी चीज संदिग्ध लग रही है, आप सब कुछ ले चलिए। तभी अतुल जी ने कहा, कहीं अर्जुन की बात ठीक तो नहीं? कभी पता चले कि सच में यह गांव के लोगों का अंतिम संस्कार हो और फिर उन्हें बाद में पता चले कि हमने एक कंकाल को उठा लिया है और इससे उनकी आस्था को ठेस पहुंचे। भूपेंद्र कहता है, अरे नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा भी तो उन्हें बताया कौन?
आप बेफिक्र होकर एक कंकाल को ले जा सकते हैं। अतुल जी एक की बजाय 2 कंकालों को अपने साथ ले जाते हैं। त्रिलोक की डेड बॉडी की जांच करने के बाद अतुल उन कंकालों की जांच करने लगते हैं। वह कंकाल की एक हाथ की हड्डी लेते हैं और उसे किसी मशीन के द्वारा तोड़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हड्डियों के अंदर खून था और बिल्कुल ताज़ा खून। ऐसा लग रहा था इन हड्डियों में खून दौड़ रहा है। यह देखते ही अतुल जी के होश उड़ जाते हैं। उनके साथ एक और डॉक्टर परम उस हड्डी की जांच कर रहा था। वो भी तुरंत पीछे हटता है, क्योंकि जैसे ही वो हड्डी टूटकर अलग हुई थी वैसे ही गैस की तरह एक धुआं हवा में उड़ा था और वह धुआं काफी गर्म था, जो कि अतुल के साथ ही डॉक्टर परम के हाथ पर लग गया था। अतुल जी तुरंत परम को पीछे करते हैं और खुद भी पीछे हट जाते हैं। धीरे धीरे वह धुआं हवा में कहीं गुम हो जाता है और हड्डी के अंदर से निकला हुआ खून तुरंत जम जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो कोई हड्डी नहीं बल्कि इंसानी मांस का लोथड़ा है। अतुल जी हैरानी से कहते हैं, स्ट्रेंज, अमेजिंग, यह तो कुछ नया है। तभी उनके साथी डॉक्टर परम कहता है, लेकिन सर यह है क्या? मैं तो इस तरह का कंकाल पहली बार देख रहा हूं। अतुल जी कहते हैं, यह हमारी एक नई खोज हो सकती है। चलो दूसरा कंकाल भी जांचते हैं। अतुल जी दूसरे कंकाल के एक अन्य हड्डी लेते हैं और जब वह उस हड्डी को काटते हैं तो उसमें से भी खून और धुआं निकलता है। अतुल जी की आंखों में चमक आ जाती है। हालांकि वह यह नहीं जानते थे कि ये उनकी कोई खोज नहीं बल्कि एक मुसीबत है। परम भी अतुल जी की बातों को सुनकर खुश हो जाता है। आखिर एक नई खोज करने पर इनाम के साथ नाम भी तो मिलता है। वह अतुल जी से कहता है, मैं अभी दूसरे लोगों को जाकर बताता हूं। लेकिन तभी अतुल जी परम का हाथ पकड़ लेते हैं और धीरे से कहते हैं, नहीं नहीं, इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। देखो, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मैं नहीं चाहता इसके बारे में किसी को कुछ भी पता चले। जब तक हम इसके ऊपर ठीक से रिसर्च नहीं कर लेते तब तक हम इस कंकाल के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। मेरे जानने वाले एक साइंटिस्ट हैं, मैं यह कंकाल उन्हें दिखाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये कुछ बहुत ही अलग किस्म के मानव रहे होंगे। अगर हम ढूंढ लेते हैं कि आखिर ये कंकाल कैसे हैं, तो भारत के इतिहास में एक नया चैप्टर उजागर होगा। बस हमें कुछ दिन सब्र करना है। अतुल जी के मन में जिज्ञासा के साथ बहुत ज्यादा खुशी भी थी। परम कहता है, साइंटिस्ट, वो तो ठीक है, लेकिन यहां रखकर कंकाल पर रिसर्च करेंगे तो दूसरे लोगों को पता चल ही जाएगा। मेरे ख्याल से हमें इसे कहीं और लेकर जाना चाहिए। अतुल जी कहते हैं, है, मेरे पास उसका इंतजाम भी है। मैं भूपेंद्र से बात करूंगा। उसके ऑफिस के पास कुछ सरकारी क्वार्टर खाली पड़े हैं। मैं कुछ दिनों के लिए एक क्वार्टर ले लूंगा। हम इन कंकालों की रिसर्च वहीं करेंगे। परम पूछता है, और सर, त्रिलोक की बॉडी का क्या हुआ? पता चला कि उसकी मौत कैसे हुई थी? अतुल जी ने कहा, हाँ, बॉडी का चेकअप किया। शायद हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन बॉडी जिस तरह से अकड़ी हुई थी उसे देखकर ऐसा लगता है वहां पर ठंडी हवा का तेज प्रेशर बनाया गया था। ऐसा तभी होता है जब ठंडी हवा में हमारे शरीर का खून और मांसपेशियां काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। बाकी बिसरा रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अतुल जी भूपेंद्र से बात करके ऑफिस के पीछे वाले सरकारी क्वार्टर में एक क्वार्टर ले लेते हैं। भूपेंद्र को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वह उस क्वार्टर के बदले कुछ पैसों की डिमांड भी करता है। अतुल परम के साथ कंकालों को उस क्वार्टर में शिफ्ट कर देता है और अपनी जरूरत का सामान भी ले जाता है, क्योंकि अब वह अपने कामों से निपटने के बाद क्वार्टर पर रुकने के लिए ही जाया करता था। वे लोग दिन में फोरेंसिक के अपने दूसरे काम में लगे रहते थे और रात को कंकालों के बारे में जांच करते थे। जल्द ही अतुल जी के दोस्त रोबिन मसीह, जो उस समय दिल्ली में कार्यरत थे, वे भी अपने दोस्त अतुल के कहने पर उनके पास चले जाते हैं। हालांकि अपना काम छोड़कर एक नई रिसर्च करना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी रोबिन, जिनकी उम्र लगभग 60 के आसपास थी, वो उन कंकालों की जांच करने के लिए उड़ीसा रवाना हो गए थे। इधर एक रात अतुल जी और परम सरकारी क्वार्टर में थे। परम अपने और अतुल जी के लिए खाना बना रहा था।
चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वो सरकारी क्वार्टर 2 मंजिला बने हुए थे। अतुल जी ने पूरी एक बिल्डिंग ऊपर नीचे के कमरे रेंट पर ले ली थी। नीचे वो खुद रहा करते थे और ऊपर अपनी रिसर्च करते थे, जबकि आसपास के अन्य क्वार्टर खाली ही पड़े थे। अतुल जी परम से कहते हैं, हाँ भाई परम, और कितना टाइम लगेगा खाना बनने में? परम कहता है, बस सर जी, रेडी है। परम खाना सर्व ही कर रहा था कि तभी एक अजीब सी आवाज होती है, जैसे कोई सामान की उठक पटक कर रहा है, और वह आवाज ऊपर वाले क्वार्टर से आ रही थी। उस आवाज को सुनकर दोनों के कान खड़े हो गए। परम ने घबराकर पूछा, सर ये कैसी आवाज थी? अतुल जी ने कहा, पता नहीं, ये आवाज ऊपर से ही आ रही है ना? परम कहता है, हाँ सर, चलिए चलकर देखते हैं। परम और अतुल जी खाना छोड़कर सीधे ऊपर वाले क्वार्टर में जाते हैं। उन्होंने मेज पर कंकालों की हड्डियां रखी थीं, जो कि इधर उधर अलग अलग पड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं तो हैरान रह जाते हैं। रिसर्च मेज पर कंकालों की हड्डियां अपने आप अपने स्थान पर जुड़ी हुई रखी थीं। पूरा एक मानव कंकाल अपने असली रूप में स्थिर रखा था। यह देखकर परम और अतुल जी हैरान रह जाते हैं। परम घबराते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, सर ये क्या? हमने तो इन कंकालों को पूरी तरह से अलग कर दिया था, और वो कटी हुई हड्डियां कहाँ गई? अतुल जी भी अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कंकाल के पास आते हैं और देखते हैं कि सच में एक एक हड्डी अपने स्थान पर लगी हुई है। अतुल जी हैरानी भरे अंदाज में कहते हैं, पता नहीं ये कैसे मुमकिन हो सकता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे अलावा इस कमरे में कोई आया भी नहीं। परम कहता है, अरे अगर कोई आता भी तो इन हड्डियों को अपने स्थान पर लगा देता, लेकिन टूटी हुई हड्डियां थोड़ी जोड़ देता। इतना कहकर परम कमरे में इधर उधर टूटी हुई हड्डियां खोजने लगता है, लेकिन उसे वो टूटी हुई हड्डियां कहीं नहीं मिलती, और मिलती भी कैसे? वो कंकाल के ऊपर लगी हुई थी। परम और अतुल जी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक कंकाल की जो खोपड़ी थी वह अपने आप हिलने लगी, और अचानक ही उसकी आंखों से एक लाल रोशनी निकली। वह लाल रोशनी पारदर्शी थी, लेकिन धीरे धीरे उस रोशनी की ज्वाला भड़कती चली गई और आसपास कमरे में भी लाल रंग बिखरने लगा। अतुल जी और परम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इन कंकालों के साथ क्या हो रहा है। वहीं दूसरी ओर गगन, जिसे त्रिलोक की मौत एक नॉर्मल मौत नहीं लग रही थी, क्योंकि त्रिलोक के शरीर को देखकर ही लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी बात है। त्रिलोक की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। गगन अपने क्वार्टर के टेरेस पर टहल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, वह बस त्रिलोक के बारे में सोच रहा था। हालांकि त्रिलोक उससे 5 साल बड़ा था, लेकिन फिर भी उन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी, जिस वजह से गगन को त्रिलोक के लिए काफी बुरा लग रहा था। जब गगन क्वार्टर के टेरेस पर टहल रहा था, तब उसे ऑफिस के पीछे बने क्वार्टर से एक लाल रोशनी दिखाई देती है। गगन का ध्यान जब उस लाल रोशनी पर जाता है तो उसे हैरानी होती है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि वे क्वार्टर्स खाली हैं, उनमें कोई नहीं रहता और ताले लगे पड़े हैं। ऐसे में वहां से लाल रोशनी का आना कोई साधारण बात नहीं थी। कुछ देर तक गगन हैरानी से उस रोशनी को देखता रहा और समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर यह रोशनी कहां से आ रही है और क्यों आ रही है। लेकिन दूर से ही पता चल रहा था कि ऊपर के फ्लैट में एक लाल रोशनी हो रही है, क्योंकि क्वार्टर में खिड़कियां बनी हुई थीं जो 2 तरफ थी, इसलिए रोशनी आसानी से बाहर जा रही थी। गगन जब देखता है कि 10 से 15 मिनट हो गए हैं, यह रोशनी बढ़ती ही जा रही है, तो वह वहां जाने का फैसला करता है। गगन हाथ में टॉर्च लिए उस सुनसान क्वार्टर की ओर बढ़ चला। अचानक उसके कानों में कदमों की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई भाग रहा है। वह अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। वह ऊंची आवाज में कहता है, कौन है यहां? लेकिन चारों तरफ घना जंगल था। ऐसे में वह कितनी दूर टॉर्च मारता और उसकी आवाज सुनकर कौन ही रुकने वाला था। फिलहाल वह अपने टारगेट से नहीं भटका और खाली पड़े क्वार्टर की तरफ बढ़ता चला जाता है। गगन देखता है कि धीरे धीरे लाल रोशनी कम होती जा रही है। ऊपर वाले फ्लैट पर जाने के लिए एक बड़ा जीना था।
उन सीढ़ियों से पहले ही नीचे वाले फ्लैट का दरवाजा था। गगन की नजर जब दरवाजे पर पड़ती है तो वह देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। गगन यह तो जानता था कि अतुल जी यहां पर रुके हुए हैं, लेकिन क्यों रुके हुए हैं यह किसी को नहीं पता था। अभी तक लोगों को यही लग रहा था कि शायद त्रिलोक केस में अतुल जी कुछ फोरेंसिक जांच कर रहे हैं जो यहां रहकर ही हो सकती है, लेकिन रात के 11 बजे कमरे का खुला होना, जबकि वहां पर जंगली जानवरों के आने का भी खौफ बना रहता था, ऐसे में अतुल जी का दरवाजे का खुलने का कोई मतलब नहीं था। गगन कमरे को खुला देखकर अतुल जी को आवाज लगाता है, लेकिन अतुल जी का कोई जवाब नहीं आता। गगन सीधा ऊपर वाले फ्लैट में चला जाता है जहां से लाल रोशनी आ रही थी। जब तक वह फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचता है, लाल रोशनी पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। गगन कमरे के अंदर दाखिल होता है और टॉर्च इधर उधर मारता है। तब उसे जमीन पर परम और अतुल जी दिखाई देते हैं। उनके शरीर का भी ठीक वैसा ही हाल था जैसा त्रिलोक के शरीर हुआ था। आंखें पलटी हुई थी, मुंह खुला हुआ था, हाथ अकड़े हुए थे। परम और अतुल जी का वो हाल देखकर गगन की जैसे चीख निकल जाती है। वह लड़खड़ाते कदमों से तुरंत भूपेंद्र जी के बंगले की तरफ भागता है, जो कि उस जगह से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। इतनी रात को गगन को अपने बंगले पर पाकर भूपेंद्र को भी चिंता होती है, लेकिन जब गगन भूपेंद्र को अतुल जी और परम के बारे में बताता है तो उनसे भी अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वह अपने नाइट सूट में ही तुरंत सरकारी क्वार्टर पर चला जाता है। जब भूपेंद्र भी अतुल जी और परम की डेड बॉडी देखता है तो वह भी खौफ में आ जाता है। भूपेंद्र गगन से कहता है, ओ माय गॉड, ये सब क्या है और किसने किया? गगन कहता है, सर मैं भी कुछ नहीं जानता, मैं अपने टेरेस पर टहल रहा था, तभी मुझे यहाँ लाल रोशनी दिखाई दी। मुझे अजीब लगा, इसलिए मैं यहाँ तक आया और देखा तो। भूपेंद्र कहता है, मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। भूपेंद्र जी कमरे में इधर उधर देखते हैं, क्योंकि वह अतुल जी के बारे में जानते थे कि वह यहाँ पर कंकालों की रिसर्च कर रहे हैं। भूपेंद्र कमरे के एक एक कोने में सारा सामान हटाकर ढूंढ रहे थे। गगन पूछता है, क्या हुआ सर, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? भूपेंद्र चिंतित स्वर में कहता है। गगन, वो कंकाल कहाँ गए? गगन हैरानी से पूछता है, कंकाल? कौन से कंकाल? तभी भूपेंद्र को याद आता है कि अतुल जी ने इन कंकालों की रिसर्च के बारे में किसी को भी बताने के लिए मना किया था, लेकिन जो भी घटनाएं घट रही थी उसके चलते चुप रहना भी ठीक नहीं था। इसलिए भूपेंद्र गगन से कहते हैं, गगन देखो, किसी से कहना मत, लेकिन अतुल जी यहाँ पर त्रिलोक की डेड बॉडी और उसकी मौत के सिलसिले में जांच करने नहीं आए थे, वह अपनी रिसर्च करने के लिए आए थे। तुम्हें याद है, जहां त्रिलोक की बॉडी मिली थी वहां पर बहुत सारे कंकाल थे। अतुल जी को उन कंकालों में कुछ विशेषता दिखाई थी और इसीलिए उन्होंने उन कंकालों पर रिसर्च करने की सोची। उनके हिसाब से यह कंकाल कोई सामान्य कंकाल नहीं है, इनके पीछे बहुत बड़ा राज है। ये कुछ तो अजीब है और इसीलिए वह ये चाहते थे कि इन कंकालों की रिसर्च को छुपाकर करें ताकि किसी को पता ना चल सके, और जब रिसर्च पूरी हो जाए, इसके बारे में सब कुछ सही तरीके से पता चल जाए, तब वह इसके रहस्य को दुनिया में उजागर कर देंगे। और इसीलिए उन्होंने अपने एक दोस्त रॉबिन को भी यहाँ बुलाया है। वह कल सुबह तक यहाँ आ जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि इनके साथ यह सब क्या हुआ? गगन कहता है, सर यह बात तो सच है कि जो कुछ भी है बहुत अजीब है, कुछ भी नॉर्मल नहीं लग रहा। त्रिलोक की मौत मुझे भी एक बड़ी घटना लग रही है। जिस तरह से दम घुटना उसकी मौत का कारण बताया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी कारण से त्रिलोक का दम घुटा होगा। अरे वो तो खुली वादी है, भला उसका दम कैसे घुटा होगा? और अगर किसी ने मर्डर भी किया होगा तो आसपास के इलाकों में शायद कोई रहता ही नहीं है। ना हमने किसी आदिवासी को देखा है और ना ही पास कोई गांव है, तो आखिर उस जंगल में है क्या? मेरे ख्याल से हमें उस वादी में उतर कर देखना चाहिए। इन मौतों के पीछे का कारण हमें वहीं से पता चलेगा। भूपेंद्र शांत रहता है। वह गगन की बात के बारे में सोचता है। गगन का कहना भी बिल्कुल ठीक था।
कि इस तरह से शांत रहने से कुछ नहीं होगा और पुलिस के हाथों में केस देने से शायद केस थोड़ा लंबा खिंच जाए। ऐसे में जब उन्होंने गगन की बात के बारे में सोचा, उन्हें भी गगन की बात ठीक लगी। उन्होंने गगन से कहा, गगन, तुम सही कह रहे हो। यह कोई छोटी बात नहीं है कि हमारे इस सेफ एरिया में 2 लोगों की मौत त्रिलोक की मौत के जैसे हो जाती है। फिलहाल मैं अर्जुन को बुलाता हूं, वो यहाँ का मामला संभालता है और बाकी बातें हम रोबिन के आने पर करेंगे। उन्हें इस बारे में बताना बहुत जरूरी है। हो सकता है वह हमें इन कंकालों के बारे में कुछ बता पाए। भूपेंद्र परेशान था। वह परेशान था उन कंकालों को सोच सोचकर, क्योंकि उसने भी वो कंकाल देखे थे। खैर, मौके पर ही अर्जुन अपनी टीम को लेकर पहुंच जाता है और अब उसे भी यह देखकर हैरानी होती है कि 2 लोगों की मौत अजीब ढंग से होने के पीछे क्या बड़ा कारण है। वह भूपेंद्र को कहता है, देखिए भूपेंद्र जी, मुझे तो इन मौतों के पीछे किसी साजिश की बू आ रही है। मेरी मानिए तो अपने सभी ऑफिसर्स और कर्मचारियों को अलर्ट रहने के लिए कह दीजिए। जब तक इस गुत्थी को सुलझा ना लिया जाए, तब तक किसी को भी रात में बाहर जाने ना दिया जाए। अगली सुबह अतुल जी और परम की मौत के बारे में सुनकर पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है। जहां देखो हर कोई मौतों का ही जिक्र कर रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है, लेकिन सबके मन में डर पैदा हो चुका था। कहने को वो ऑफिसर थे, वो भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स। उनके मन में डर की कोई जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी अजीब मौतों के कारण उन्हें दिन में बाहर निकलते हुए भी डर लग रहा था। जो फॉरेस्ट गार्ड जंगलों में जाकर गश्त देते थे, वे भी अब घबराए हुए थे। भूपेंद्र जी के कहने पर अब कम से कम 3 गार्ड एक साथ रहा करते थे और साथ मिलकर ही गश्त दिया करते थे। हर वक्त वॉकी टॉकी ऑन रखा जा रहा था ताकि कोई भी अनहोनी होने पर पता चल सके। इधर रोबिन जब अतुल जी और परम की बॉडी को देखते हैं तो कुछ देर के लिए वह भी नहीं समझ पाते कि आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा। एक फॉरेंसिक डॉक्टर के द्वारा अतुल जी और परम का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो उनकी भी मौत का कारण दम घुटने ही निकलता है। वह रोबिन को बताते हैं कि ठंडी हवा का प्रेशर देकर उनकी बॉडी को अकड़ाया गया है, लेकिन आंखें अपने आप पलटना, इसके पीछे शायद कोई दूसरा कारण हो सकता है। शायद कोई तेज रोशनी जिसे यह देख ना पाए हो। भूपेंद्र जी रोबिन को अन्य कंकालों के बारे में बताते हैं। अब रोबिन यह तो जानता था कि हाँ, अतुल ने उन्हें यहाँ पर कंकालों की रिसर्च के लिए बुलाया है, लेकिन अब वो कंकाल अपने आप ही उस क्वार्टर से गायब हो चुके थे। रोबिन भूपेंद्र से कहता है, आपने बताया कि उस वादी में बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे, तो आप मुझे एक कंकाल और मुहैया करा दीजिए। मैं जांच करता हूं कि आखिर उन कंकालों का क्या रहस्य है। भूपेंद्र जी उसी समय अपने कुछ गार्ड्स के साथ उन कंकालों की वादी में पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जब वे वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वहां पर एक भी कंकाल नहीं है। ये देखकर उन्हें काफी हैरानी होती है। वह कहते हैं, अरे यहां तो बहुत सारे कंकाल थे, अचानक कहां गायब हो गए। तभी गगन कहता है, सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन मौतों के पीछे जो भी है उसी ने वो कंकाल गायब कर दिए हो। भूपेंद्र कहता है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कंकालों का यहाँ क्या काम था और अब गायब क्यों कर लिए गए। गगन, कैसे भी करके मुझे एक कंकाल चाहिए। अब हमें इस राज से पर्दा हटाना ही होगा। आसपास हर जगह ढूंढो, कहीं ना कहीं तो वे कंकाल जरूर मिलेंगे। गगन और उसके कुछ साथी उसी समय उस वादी के आसपास के इलाकों में कंकालों को ढूंढने लगते हैं। दोपहर से शाम हो जाती है, सूरज भी लगभग ढलने ही वाला था। उन लोगों को अभी तक एक भी कंकाल नहीं मिलता। भूपेंद्र गगन से कहता है, गगन, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए, रात होने वाली है, यहां रुकना ठीक नहीं है। लेकिन गगन के मन में त्रिलोक की मौत को लेकर काफी गुस्सा था, इसीलिए वह कहता है, नहीं सर, जब तक मुझे एक भी कंकाल नहीं मिल जाता मैं यहां से वापस नहीं जाने वाला। कुछ नहीं पता, आज रात फिर किसी की मौत हो जाए। देखिए, हम एक नहीं कई सारे लोग हैं और चाहे तो उन कंगलों को ढूंढ सकते हैं। गगन के जिद करने पर भूपेंद्र को उसकी बात माननी पड़ती है। वे लोग एक बार फिर उस वादी में आसपास कंकालों को ढूंढने लगते हैं
और इसी तरह जब अंधेरा हो चुका था तब जाकर एक गार्ड को एक गुफा दिखाई देती है। गुफा के मुहाने पर ही एक हड्डी पड़ी थी। उस हड्डी को देखकर उस गार्ड को थोड़ा शक होता है कि हो सकता है यहाँ पर कंकाल होंगे, इसीलिए वह गगन और भूपेंद्र सर से कहता है। वे लोग जैसे ही उस हड्डी को उठाकर देखते हैं तो उन्हें भी शक होता है और फिर सभी लोग उस गुफा के अंदर जाने का फैसला करते हैं। वे लोग थोड़ा सा ही चलते हैं और उनके सामने एक बार फिर कंकालों का ढेर होता है। सब एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। गगन कहता है, सर आखिर किसने यहाँ पर इतने सारे कंकाल छुपा दिए? ये वही कंकाल है जो हमें उस दिन वहां बाहर पड़े दिखाई दिए थे। भूपेंद्र कहता है, हाँ, लेकिन यह जगह कितनी अजीब है। गगन और अन्य गार्ड्स गुफा की दीवारों पर टॉर्च मारते हैं तो वहां का अजीब वातावरण देखकर सहम उठते हैं। गुफा की दीवारों पर जगह जगह हाथ के छापे थे जो कि लाल रंग के थे और कोई शक नहीं कि वे लोग नहीं समझते कि आखिर लाल रंग की छाप किसकी होगी, शायद खून की। और गुफा की छत पर बहुत सारे गेंदे के फूल की मालाएं भी टंगी हुई थी। भूपेंद्र कहता है, क्या कहते हो, अंदर चलकर देखें? तभी एक अन्य गार्ड कहता है, सर मुझे तो डर लग रहा है, अंदर जाना सही नहीं है। आप यहाँ कंकाल लेने आए थे, कंकाल लेकर वापस चलिए ना। लेकिन तभी गगन कहता है, नहीं सर, ठीक कह रहे हैं, हमें एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है अंदर इसके कारिंदे बैठे हो और हमें मिल जाए, और अगर कोई भी इंसान हमारे हाथ लग गया तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। इतना कहते हुए गगन आगे बढ़ जाता है। भूपेंद्र और अन्य गार्ड्स भी गगन के पीछे पीछे चल रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर सभी के कानों में एक अजीब ध्वनि बजती है। ऐसा लग रहा था कि सब लोग मिलकर मंत्रों का जाप कर रहे हैं। वो आवाज एक या दो इंसानों की नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भीड़ मंत्रों का उच्चारण कर रही है। आवाज सुनकर भूपेंद्र और गगन एकदम सतर्क हो जाते हैं। अन्य गार्ड्स जो कि उनके पीछे चल रहे थे सब पसीने से तरबतर थे। फिलहाल वे लोग उस आवाज का पीछा करते हुए गुफा में आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर अचानक उनके सामने एक ऐसा मंजर आता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। गुफा की दीवारों पर कंकाल लटके हुए थे। कंकाल के सिर खून में भीगे हुए थे, जबकि गुफा की जमीन पर 5 से 6 आदमी एक आग के चारों ओर बैठे हुए थे जो पूरी तरह से नग्न थे और सभी के हाथ ऊपर थे। आंखें ऊपर की ओर करके वे लोग कुछ अनुष्ठान कर रहे थे। सभी लोगों के आगे एक एक मिट्टी प्याला भी रखा हुआ था। उनमें से किसी को भी खबर नहीं थी कि भूपेंद्र और उसके कर्मचारी उन्हें देख रहे हैं। भूपेंद्र और गगन अब और इंतजार नहीं करते। वे लोग हाथ में डंडा लिए हुए थे और तुरंत ही वे लोग उन अनुष्ठान करने वालों के पास जाकर उनकी गर्दन पकड़कर खड़ा कर देते हैं और किसी पुलिस की तरह अपना रौब दिखाने लगते हैं। भूपेंद्र एक व्यक्ति की गर्दन पकड़कर कहता है, उठ, क्या है ये सब? वो नग्न आदमी खुद को संभाल भी नहीं पाता कि तभी एक अन्य आदमी खड़ा हो जाता है। वह गुस्से से कहता है, छोड़ो उसे, तुम अनर्थ कर रहे हो, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तुम लोगों ने पहले भी हमारे कंकालों से छेड़छाड़ की है और उसका परिणाम तुम भुगत चुके हो। अगर अपनी खैर चाहते हो तो अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। यह सुनने के बाद भूपेंद्र का पारा और भी ज्यादा बढ़ गया। वह गुस्से में बोला, तू कौन है और ये सब क्या कर रहा है? तंत्र मंत्र कर रहा है, तांत्रिक है। अभी तुझे जादू टोना करना सिखाता हूं, चल मेरे साथ। इतना कहने पर गगन उस आदमी को पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन वे लोग अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे। वह आदमी जो सबका लीडर था, उसका नाम प्रशांत था। वह बोला, देखो, तुम्हें अगर हमें लेकर जाना है तो 10 मिनट बाद लेकर जाना, लेकिन अभी हम बहुत जरूरी अनुष्ठान कर रहे हैं। अगर यह बीच में टूट गया तो अनर्थ हो जाएगा, हमारी सारी साधना बर्बाद हो जाएगी। लेकिन भूपेंद्र और बाकी सब कहां सुनने वाले थे। उन्होंने तो सभी लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। उनके हिसाब से मौतों का कारण यही थे। भूपेंद्र उन लोगों को डंडे से मारने लगता है और गगन भी उसका साथ देता है। अंत में हारकर उन सभी लोगों को अनुष्ठान रोकना पड़ता है और भूपेंद्र के साथ जाना पड़ता है। प्रशांत के चेहरे पर बेहद गुस्सा था। वह उन लोगों को मारना चाहता था, लेकिन मजबूर था
क्योंकि भूपेंद्र के साथियों की संख्या ज्यादा थी। फिलहाल भूपेंद्र उन सभी लोगों को अपने ऑफिस लेकर पहुंच चुका था और उसने तुरंत अर्जुन को भी फोन कर दिया था। अर्जुन भी बिना देरी किए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर निकल गया था। थाने से फॉरेस्ट ऑफिस जाते समय काफी लंबे जंगल का इलाका पार करना पड़ता है। अर्जुन भी उस जंगली इलाके को पार कर रहा था। उसके दिमाग में बस यही बातें चल रही थी कि आखिर ऐसे कौन से तांत्रिक हैं जो इतने लोगों को खतरनाक मौतें दे रहे हैं। वह अपनी जीप में आ रहा था, तभी अचानक उसकी जीप रुक गई। ऐसा उसके साथ आज पहली बार हुआ था। उसने जीप से उतरकर अपनी जीप चेक की, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। उसने दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन जीप स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, टक 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 टक। आवाज को सुनकर अर्जुन तुरंत सतर्क होता है और आसपास देखने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था। वह अपने मोबाइल की टॉर्च से देखने की कोशिश करता है, लेकिन मोबाइल की टॉर्च ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। फिर वह अपनी जीप से बैटरी वाली टॉर्च निकालता है, जो काफी बड़ी थी और दूर तक का साफ दिखाती थी। अर्जुन ने जैसे ही पेड़ों की तरफ टॉर्च मारी, वहां उसे पेड़ से टिका हुआ एक कंकाल नजर आया। उस कंकाल को देखकर अर्जुन हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह कंकाल यहाँ क्या कर रहा है। वह जल्दी से उस कंकाल की ओर गया। उसने कंकाल को छूकर देखा, वह बिल्कुल निष्क्रिय था। अर्जुन ने अपने आप से ही कहा, यह कंकाल यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्जुन सोच रहा था कि वहां पर और भी कंकाल होंगे, लेकिन आसपास थोड़ा इधर उधर घूमने पर उसे कहीं दूसरा कंकाल नहीं दिखाई देता। वह वापस अपनी जीप की ओर आता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई चल रहा है, और जब वह पलट कर देखता है तो उसके पीछे वही कंकाल था जो उस समय पेड़ से टिका हुआ था, और यह टक टक की आवाज उसी कंकाल के पैरों की थी। कंकाल को अपने सामने चलता देख अर्जुन की जैसे आंखें फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई कंकाल चल सकता है, लेकिन उसका दिमाग पुलिस वाला था। उसने सोचा, कहीं कोई साजिश तो नहीं लोगों को डराने की, और ये कोई रोबोट जैसी चीज हो, इसमें कहीं कोई बैटरी फिट हो। अर्जुन डरने की बजाय अपने आप को हिम्मत देता है और उस कंकाल के पास खुद जाता है। वह उस कंकाल पर टॉर्च मारता है, लेकिन हैरत की बात, कंकाल को जरा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कंकाल के ऊपर धीरे धीरे मांस आने लगता है, बिल्कुल सुर्ख रंग का मांस। यह देखकर अब अर्जुन घबरा जाता है, क्योंकि यह किसी रोबोट का काम नहीं हो सकता। वो मांस देखने में बहुत ही घिनौना था। वो मांस पैरों से चढ़ता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। अब अर्जुन समझ चुका था कि यह कोई मामूली कंकाल नहीं है, इसके पीछे जरूर कुछ तो बहुत बड़ा है। अर्जुन उस कंकाल के बारे में और कुछ समझ पाता, उससे पहले वह देखता है कि इस जंगली इलाके से 2-3 कंकाल और चलकर आ रहे हैं, और उन पर भी धीरे धीरे अंदर का मांस चढ़ रहा है। अर्जुन घबरा जाता है और भागते हुए अपनी जीप की तरफ वापस आता है, और इसी बीच वह गिर भी जाता है, जिससे उसके हाथ की टॉर्च जंगल में ही कहीं गुम हो जाती है। लेकिन वह हार नहीं मानता, बल्कि हिम्मत करके भागता हुआ जीप में आकर बैठ जाता है। वह भगवान का नाम लेता है और अपनी जीप स्टार्ट करता है। किस्मत से उसकी जीप स्टार्ट भी हो जाती है और वह वहां से तुरंत भागता है। वह इतना घबरा चुका था कि उसकी जीप आड़ी टेढ़ी भाग रही थी। वह ठीक से ड्राइव भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वह फॉरेस्ट ऑफिस तक पहुंच चुका था। वह पसीने में भीगा हुआ था, डरा सहमा था, घबराया हुआ था। बाहर फॉरेस्ट गार्ड बेंच पर बैठे हुए थे। जब वह अर्जुन को घबराया हुआ देखते हैं तो उन्हें भी डर लगता है कि आखिर एक पुलिस वाला इतना डरा हुआ क्यों है। वे भागकर अर्जुन के पास आते हैं। सर, क्या हुआ? अर्जुन घबराते हुए कहता है, वो बहुत अजीब है, बहुत अजीब है। इतना कहते हुए वह ऑफिस के अंदर चला जाता है और भूपेंद्र को ढूंढने लगता है। भूपेंद्र, भूपेंद्र कहाँ हो? भूपेंद्र कहाँ हो? अर्जुन की आवाज सुनकर भूपेंद्र तुरंत बाहर आता है। अर्जुन को डरा सहमा देखकर भूपेंद्र को कुछ समझ नहीं आता। वह अर्जुन को संभालता है, उसे पानी पिलाता है और एक बेंच पर बैठाता है। भूपेंद्र अर्जुन से पूछता है, क्या हुआ अर्जुन?
इतना घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? अर्जुन कहता है, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। वो कंकाल बहुत अजीब हैं। वह कोई नॉर्मल कंकाल नहीं है। भूपेंद्र कहता है, क्या मतलब नॉर्मल कंकाल नहीं है? अरे अब हमारे हाथ वो अपराधी लग चुके हैं जो यह सब कर रहे हैं। आओ चलो मैं दिखाता हूं। वे लोग अंदर बैठे हैं। अर्जुन भूपेंद्र के साथ अंदर जाता है तो वहां पर उसे कुछ आदमी दिखाई देते हैं जिनके शरीर चादर से ढके हुए थे, और यह चादर भूपेंद्र ने ही उन्हें मुहैया कराई थी, क्योंकि वे लोग तो वहां पर नग्न होकर अनुष्ठान कर रहे थे। भूपेंद्र अर्जुन से कहता है, ये हैं वो अपराधी जो कंकालों के साथ खेल खेल रहे हैं। पूछो इससे कि यह ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों लोगों को मार रहे हैं। तब यह प्रशांत कहता है, नहीं साहब, हम नहीं मार रहे, यह उन कंकालों का ही काम है, और अब तो आपने हमारा अनुष्ठान रोककर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर वह अनुष्ठान पूरा हो जाता तो हम सफल हो जाते, और ये जो कंकाल लोगों को मार रहे हैं, यह मौतें भी बंद हो जाती। प्रशांत की अजीबोगरीब बातें सुनकर अर्जुन पूछता है, कैसा अनुष्ठान, सही से बताओ। प्रशांत कहता है, दरअसल मैं और मेरे समूह के लोग, हम लोगों को एक साधना के बारे में पता चला जिससे हम मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं, लेकिन हम जिंदा तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उसका पूरा कंकाल हो, कंकाल की एक एक हड्डी हो। अगर उस कंकाल से एक भी हड्डी गायब हुई तो हम उस व्यक्ति को जिंदा करने में असफल हो सकते हैं। अब हमारे यहाँ तो लोग शरीर को जला देते हैं, ऐसे में उनकी हड्डियां मिलना काफी मुश्किल होता है, और इसीलिए हमने कब्रिस्तान से कुछ शव निकाल लिए, क्योंकि कब्रिस्तान में शवों को दफनाया जाता है। हम लोग उस साधना के जरिए कंकाल पर दोबारा मांस और आत्मा लाने की कोशिश कर रहे थे, और यह हमारा अंतिम अनुष्ठान था। इसके बाद वे सभी कंकाल जिंदा हो जाते और हमारे गुलाम हो जाते, लेकिन अब तो भगवान ही जाने। यह सुनने के बाद अर्जुन और भूपेंद्र एक अजीब ही सोच में डूब जाते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, एक मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा करना और उसे अपना गुलाम बनाना, और वो भी कंकालों के जरिए। भूपेंद्र प्रशांत के कान के नीचे जोर से एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, यह सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे अनुष्ठानों के चक्कर में अब तक 3 मौत हो चुकी हैं, और कुछ नहीं पता आगे और क्या हो। तभी अर्जुन अपने साथ हुई हाल फिलहाल की घटना को सबके सामने रखता है, जिसे सुनकर प्रशांत की आंखें चौड़ी होती जाती है और वह कहता है, मैंने कहा था ना, अब आप बहुत बुरा परिणाम भुगतोगे। कर लो जो करना है, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। इतना कहकर प्रशांत जोर जोर से हंसने लगता है, जबकि उसके साथियों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। भूपेंद्र को प्रशांत पर गुस्सा आता है और वह उसके 2-3 तमाचे और मारता है। फिर गगन और कुछ अन्य गार्डों को उनके निगरानी करने के लिए उसी कमरे में छोड़ देता है। भूपेंद्र और अर्जुन बाहर आ जाते हैं। अर्जुन कहता है, भूपेंद्र, ये लोग सही कह रहे हैं, कुछ भी अनर्थ हो सकता है। तुमने अपने सभी कर्मचारियों को समझा दिया है ना, रात बेरात बाहर ना निकले। भूपेंद्र कहता है, घबराओ मत, सभी कर्मचारी सजग है। अर्जुन कहता है, भूपेंद्र, मैं इस समय इन तांत्रिकों को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं मैं रात यही काट लूं। मुझे नहीं लगता इस समय बाहर निकलना सेफ होगा। भूपेंद्र कहता है, अरे यहां क्या रुकना, मेरे बंगले पर चलो, इतनी चिंता क्यों करते हो? हम दोनों हैं तो साथ चलते हैं। अर्जुन भी भूपेंद्र के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। भूपेंद्र अर्जुन की जीप में बैठकर ही अपने बंगले की ओर जा रहा था। वह जिस रास्ते से जा रहा था उसके दोनों ओर जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़ थे। दोनों आराम से बातें करते हुए जा रहे थे, और फिर अचानक वही टक टक की आवाज आनी शुरू हो जाती है। उस आवाज को सुनकर अर्जुन सहम जाता है और भूपेंद्र से कहता है, भूपेंद्र, ये वही आवाज है, उन्हीं कंकालों की आवाज है, गाड़ी जल्दी चलाओ। ये सुनते ही भूपेंद्र भी जीप की स्पीड तेज कर देता है, और तभी उस जीप के मिरर में कंकाल दिखाई देते हैं जो तेजी के साथ उनकी जीप की ओर ही आ रहे थे। भूपेंद्र जल्दी से अपने बंगले पर पहुंचता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है
कि गेट बंद करके तुम भी अंदर ही आ जाओ। गार्ड भी उन कंकालों के खेल से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए वह भी बिना देरी किए गेट पर ताला डालता है और अपने अंदर चला जाता है। अब चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। भूपेंद्र और अर्जुन अपने घर की खिड़कियों से उन कंकालों को देख रहे थे, जो देखने में बहुत ही भयावह लग रहे थे। किसी कंकाल पर घुटने तक मांस आ चुका था, तो किसी के कमर तक, और कोई तो पूरा ही मांस से ढका हुआ था। वे कंकाल इधर उधर अजीब तरह से टहल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि वह सूंघने की ताकत से अपने शिकार को ढूंढ रहे हैं। भूपेंद्र और अर्जुन काफी देर तक उन कंकालों को देखते रहते हैं। उन्हें डर था कि कहीं वे कंकाल उनके घर में ना आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ देर तक कंकाल बंगले के आसपास टहलते रहते हैं और फिर वहां से वापस चले जाते हैं। उस दिन भूपेंद्र और अर्जुन को असली डर का एहसास हुआ था। भूपेंद्र और अर्जुन पूरी रात डरते डरते ही गुजार देते हैं। उन्हें ठीक से नींद नहीं आती। वे लोग जब भी अपनी आंखें बंद करते, उन्हें केवल कंकाल ही नजर आते। ऐसा उनके साथ पूरी रात होता रहा। वहीं दूसरी ओर फॉरेस्ट ऑफिस के आसपास जो क्वार्टर बने हुए थे, जिनमें गार्ड्स और अन्य कर्मचारी रहा करते थे, उनमें से एक कर्मचारी जिनका नाम मिथिलेश था, उसे रात को लघु शंका के लिए जाना पड़ा। एक क्वार्टर में कम से कम 2 कर्मचारी एक साथ रहा करते थे। उस समय मिथिलेश का साथी विपिन शौचालय में था। मिथिलेश ने सोचा कि वह कॉमन शौचालय में चला जाए, इसीलिए वह अपने कमरे से बाहर निकलकर पास ही बने शौचालय में जाने लगता है और अचानक उसे एक लाल रोशनी दिखाई देती है। लाल रोशनी तेजी के साथ चारों तरफ फैल जाती है। रोशनी काफी तेजी के साथ फैलती है। मिथिलेश का साथी विपिन, जो उस समय शौचालय में था और उस शौचालय में रोशनदान भी था, वो लाल रोशनी रोशनदान से अंदर आती है। विपिन उस लाल रोशनी को देखकर घबरा जाता है, जबकि उधर मिथिलेश को भी डर का एहसास होता है। वह शौचालय में न जाकर वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ता है और तभी टक टक की आवाज के साथ एक कंकाल उसका पैर पकड़ लेता है। मिथिलेश जैसे ही पलटकर देखता है तो पाता है कि उस कंकाल के घुटने तक घिनौना मांस चढ़ा हुआ है। मिथिलेश उसे देखकर चिल्ला उठता है। उसकी चीख विपिन भी सुनता है और आसपास के 1-2 क्वार्टर में अन्य कर्मचारी भी जाग रहे थे। उन्हें भी मिथिलेश की चीख की सुनाई देती है। वे लोग जैसे ही अपने कमरों से बाहर आते हैं तो पाते हैं कि एक कंकाल जिसके घुटने तक मांस है, वह मिथिलेश को खींचता हुआ कहीं लेकर जा रहा है। सभी लोग अपने अपने क्वार्टर से बाहर निकाल कर आते हैं ताकि मिथिलेश की मदद कर सके, लेकिन इससे पहले वे बेचारे मदद कर पाते, वह कंकाल मिथिलेश को जंगल में खींच कर ले जाता है और जंगल में जाने की हिम्मत नहीं होती कि वहां जाए और मिथिलेश की मदद कर सके। उधर गगन तांत्रिकों के साथ एक कमरे में था। उसकी भी आंख लग चुकी थी और मिथिलेश की आवाज से उसकी आंख नहीं खुली थी। वह बहुत ही थका हुआ था। तब अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। वह एक कर्मचारी ही था। वह गगन को आवाज लगाता है और बाहर आने के लिए कहता है। गगन भी उस आवाज को सुनकर समझ जाता है कि जरूर कोई अनहोनी हुई है। जब वह बाहर जाता है तो पता चलता है कि आज उनके एक साथी के साथ फिर से घटना हो गई है। गगन अपनी मौजूदगी में जंगल में मिथिलेश को ढूंढने के लिए निकल जाता है और फिर कुछ ही दूर जाने पर उसे मिथिलेश का अकड़ा हुआ शरीर मिलता है। ठीक वैसे ही मौत जैसे कि त्रिलोक और अतुल जी की हुई थी। इधर रोबिन कंकाल की मांग कर रहा था। वह कंकालों पर रिसर्च करने की चाहत रख रहा था, लेकिन जिस हिसाब से घटनाएं घट रही थीं, भूपेंद्र ने रोबिन से साफ मना कर दिया था कि अब वह कोई भी कंकाल लाकर नहीं दे सकता। लेकिन रोबिन के मन में लालच था। शायद इसीलिए वह नहीं डरा, क्योंकि अब तक उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन जिस रात मिथिलेश के साथ वह घटना हुई, उस रात रोबिन के मन में भी डर पैदा हो चुका था। इसीलिए उसने इस कंकाल की रिसर्च को वहीं पर खत्म कर दिया और वापस दिल्ली चला गया। मिथिलेश की मौत की खबर भूपेंद्र और अर्जुन तक भी गई। भूपेंद्र ने वापस ऑफिस जाने की सोची, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने भूपेंद्र से कहा, भूपेंद्र, हम इस समय वहां जाकर क्या करेंगे? मिथिलेश मर चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते।
अगर हो सके तो गगन से कहो कि सभी लोगों को उनके क्वार्टर्स में भेज दे, और कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, कोई भी अपने क्वार्टर से बाहर ना निकले जब तक कि सूरज ना निकल जाए। हमारे लिए यही बेहतर है। मिथिलेश की लाश जैसी है, जहां है उसे वहीं रहने दे। हम किसी और की जान मुसीबत में नहीं डाल सकते। समय को देखते हुए भूपेंद्र अर्जुन की बात मानता है और गगन को ऑर्डर दे देता है। गगन भी सभी लोगों को कह देता है कि अब कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि आधी रात अभी भी बाकी है। उस रात उस एरिया में कोई भी नहीं सोया। सब लोग बैठकर तरह तरह की बातें करने लगे। अगर किसी को कोई भी आहट होती तो उन्हें डर लगता कि कहीं कोई कंकाल तो नहीं आ गया। बार बार कोई खिड़की से झांक रहा था तो कोई दरवाजा खोलकर देख रहा था। सुबह होते ही अर्जुन अपने थाने जाने की बजाय भूपेंद्र के साथ उसके ऑफिस गया। वह वहां तांत्रिकों से मिला और उसने पूछा, देखो, जो कुछ भी है इसके बारे में तुम लोग ही बेहतर जानते हो। तुमने इन कंकालों को जागृत किया है तो तुम इन्हें शांत करना भी जानते होंगे। देखो, कानून को हाथ में मत लो। तुम जो ये हरकतें कर रहे हो, मरे हुए को दोबारा जिंदा करना, ये कानूनन अपराध है। इसीलिए अब तुम्हें इन कंकालों को कैसे भी करके रोकना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो हम तुम्हारी सजा कम करवा सकते हैं, लेकिन अगर ये कंकाल नहीं रुके तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। प्रशांत हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, मेरा अनुष्ठान रुकवाकर, मेरी साधना को बर्बाद करके अब तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। कभी नहीं, सब मरोगे। अर्जुन को प्रशांत की बात सुनकर गुस्सा आता है और वह प्रशांत को खूब मारता है। वह इतना मारता है कि प्रशांत के चेहरे से जगह जगह से खून निकलने लगता है, लेकिन अर्जुन रुकने का नाम ही नहीं लेता। फिर भूपेंद्र जैसे तैसे करके अर्जुन को रोकता है और कहता है, अब इसे मारने से कोई फायदा नहीं है, हमें इसे जेल में बंद कर देना चाहिए। भूपेंद्र और अर्जुन तांत्रिकों को कमरे में छोड़कर बाहर आ जाते हैं। अर्जुन परेशान बैठा था। भूपेंद्र कहता है, यार टेंशन मत ले, हमें कुछ तो करना होगा। एक बार थाने जाकर सीनियर ऑफिसर्स से बात कर। अर्जुन गुस्से में कहता है, हाँ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले इन तांत्रिक की जान लूंगा। भूपेंद्र कहता है, कैसी बातें कर रहा है, हम इन तांत्रिकों से बाद में निपटेंगे, पहले उन कंकालों से निपटना है। अर्जुन कहता है, भूपेंद्र मेरी बात को समझो, यह तांत्रिक ही उन कंकालों से पीछा छुड़ा सकते हैं। तुमने देखा ना कि कल रात किस तरह वो कंकाल हमारा पीछा कर रहे थे। प्रशांत और उसके साथी गगन के साथ बिल्कुल शांति के साथ बैठे थे। तभी प्रशांत का एक साथी जिसका नाम चैतन्य था, वह गगन से कहता है, मुझे हल्का होने जाना है, क्या मैं जा सकता हूं? गगन कहता है, ठीक है, मेरे साथ चलो। गगन अन्य गार्ड्स को कमरे में छोड़कर चैतन्य के साथ चला जाता है। गगन उसे उसी कॉमन टॉयलेट की ओर लेकर जाता है जहां पर रात मिथिलेश जा रहा था। रास्ते में चैतन्य हल्के से कहता है, सर, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन अगर प्रशांत जी को ही पता चल गया तो वह मुझे जान से मार देंगे। यह सुनते ही गगन की आंखों में चमक आ जाती है। वह कहता है, क्या, कैसी मदद? क्या तुम उन कंकालों को रोक सकते हो? चैतन्य कहता है, मैं नहीं, आप ही रोक सकते हो। देखिए, मैं आपकी मदद सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। मैं भले ही साधना में शामिल था, लेकिन मैं बस उन कंकालों को अपना गुलाम बनाना चाहता था। आप जैसे निर्दोष लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। मैं एक सच्चा साधक बनना चाहता हूं, एक ऐसा साधक बनना चाहता हूं जिससे मैं लोगों की भलाई कर सकूं। गगन कहता है, यह तो तुम्हारी बहुत अच्छी बात है। चलो फिर बताओ, आखिर उन कंकालों को कैसे रोका जा सकता है? चैतन्य कहता है, जब आप उस गुफा में वापस जाएंगे तो जहां पर हम अनुष्ठान कर रहे थे वही एक दीवार पर छोटी सी ताक बनी हुई है। उस ताक पर एक दीपक जल रहा है। जब तक वह दीपक जलता रहेगा तब तक उन कंकालों पर मांस आता रहेगा और वे कंकाल सक्रिय रहेंगे। हमने अपने अनुष्ठान के जरिए उन कंकालों को जागृत तो कर दिया था, लेकिन काबू में नहीं कर पाए थे, और काबू में करने के लिए ही हम वो अनुष्ठान कर रहे थे।
लेकिन तब तक आप आ गए और हमारा अनुष्ठान बीच में ही रुक गया। अब अगर आप उस दीपक को बुझा देते हैं तब वे सारे के सारे कंकाल निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन हाँ, वो दीपक इतनी आसानी से नहीं बुझेगा, उसे आपको गंगा जल के द्वारा ही बुझाना होगा। गगन चैतन्य की पीठ थपथपाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, सच में तुम ही हो असली साधक। तुम जैसे साधुओं की हमारे समाज को जरूरत है जो लोगों की भलाई करें। तुम चिंता मत करो, मैं सर से कहकर तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। भगवान कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करते। चैतन्य भी मुस्कुरा देता है। गगन यह बात तुरंत भूपेंद्र और अर्जुन को बताता है, जिसे सुनकर भूपेंद्र अर्जुन भी खुश हो जाते हैं। उनको राहत मिलती है कि चलो किसी ने तो उनकी मदद की। लेकिन तभी अर्जुन को ध्यान आता है कि यहाँ आसपास तो जंगल ही जंगल है और गंगा जल लेने के लिए हमें जंगल से निकलकर शहर जाना होगा। लेकिन तभी भूपेंद्र कहता है, मेरे बंगले पर गंगा जल मिल जाएगा। जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ था तब मेरे बाबूजी ने मुझे गंगा जल दिया था। वे लोग बिना देरी किए कुछ साथियों को लेकर उसी गुफा में पहुंच जाते हैं। जब वह उस अनुष्ठान वाली जगह पर पहुंचते हैं तब उन्हें गुफा की दीवार पर बहुत ही छोटा सा ताक दिखाई देता है, जिसमें एक छोटा सा दीपक जल रहा था। अर्जुन भगवान का नाम लेकर गंगा जल को उस दीपक पर डाल देता है। जैसे ही वह गंगा जल दीपक पर पड़ता है, दीपक की लौ एकदम तेज होती है और बाहर की तरफ फैल जाती है, जिससे डरकर अर्जुन और बाकी लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे दीपक की लौ कम होते जाती है और फिर अंत में पूरी तरह बुझ जाती है। उस दीपक को बुझता देख सभी के मन में शांति हो जाती है। उन्हें बड़ी खुशी होती है कि आखिर वह अपने मकसद में कामयाब हो गए। वे लोग वहां से वापस आने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक कंकाल जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसकी हड्डियां इधर उधर बिखरी हुई थी और अब उस कंकाल पर कोई मांस भी नहीं चढ़ा हुआ था। वह एक साधारण सामान्य कंकाल बन चुका था। अर्जुन के कहने पर फॉरेस्ट के कर्मचारी उस कंकाल को उठा लेते हैं। इस बार जब उस कंकाल को जांच के लिए भेजा जाता है तो वह एक साधारण कंकाल ही निकलता है। उसमें किसी भी तरह की कोई असाधारण बात नजर नहीं आती। यह जानकर भूपेंद्र और गगन को भी काफी राहत मिलती है। वहीं दूसरी ओर अर्जुन सभी तांत्रिकों को अपने साथ थाने ले जाता है, लेकिन चैतन्य को कुछ दस्तावेज पर साइन कराकर छोड़ देता है और इसी वजह से प्रशांत की नज़रों में चेतन आ जाता है। और फिर प्रशांत को जल्द ही यह भी पता चल जाता है कि उन कंकालों को आखिर किसने रोका। यह जानकर चैतन्य के प्रति प्रशांत की नफरत पैदा हो जाती है। वह चैतन्य को धमकी देता है कि मैं कभी तो जेल से बाहर आऊंगा, तब मैं सबसे पहले तुझसे बदला लूंगा। चैतन्य प्रशांत की धमकी से थोड़ा डर तो गया था, लेकिन उसे भगवान पर विश्वास था कि भगवान उसका बुरा नहीं करेंगे। चैतन्य के मन में कहीं ना कहीं संतुष्टि भी थी कि उसने मासूम लोगों की मदद की। साथ ही चैतन्य ने गगन से यह भी कहा कि जंगल से उन सभी कंकालों को उठा लो जो निष्क्रिय हो चुके हैं और वापस उन्हें वादी में दफन कर दो। भूपेंद्र, गगन और अन्य लोगों के साथ मिलकर जंगल के सभी इलाकों में कंकाल को ढूंढते हैं और उसे कंकालों की वादी में दफन कर देते हैं। साथ ही वहां पर एक बाउंड्री बना दी जाती है ताकि कोई उस घाटी में न जाए। तो यही होता है साथियों, केवल कुछ लोगों की, कुछ तांत्रिकों की अपनी साधना जो वह गलत प्रकार के कर रहे थे और कुछ आत्माओं को अपने वश में करना चाहते थे। उनकी वजह से पूरे फॉरेस्ट एरिया में मुश्किल खड़ी हो गई और 3-4 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्टोरी काफी पसंद आई होगी। और आखिर मैं अपने कुछ साथियों को धन्यवाद देता हूं। अब से मैं उन्हीं का नाम लूंगा जो सबसे आखिर तक स्टोरी सुनते हैं और आखिर में मुझे यह कहते हैं कि हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो सुनते हैं आखिर तक पूरी स्टोरी। और वह साथी हैं कविता कुमार, नीतू स्वैन, विकास कुमार, श्याम सुंदर अजमेर, कश्यप शिवम, अनीता बिलासपुर, राज अनामिका जयपुर, रावेंद्र सिंह आगरा, आंचल जोशी अलवर, सीता तमाग नेपाल, अभिमन्यु उत्तर प्रदेश। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।